नमस्कार। मैं अभी सूचना कॉलोनी से आ रहा हूं और वहां एक बड़े काम की बात पता चली है। चलिए आपको भी बता देते हैं। कुछ साल पहले की बात है। महाराष्ट्र के पुणे के एक कलाकार यानी डांसर थी जिनका नाम था शकुंतलाबाई नागरकर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत इस कलाकार को एक बार एक कार्यक्रम में परफॉर्मेंस करने के लिए दिल्ली बुलाया गया। वहां पर कुछ और भी कलाकार आए हुए थे जिनमें एक शास्त्रीय नृत्यांगना भी थी यानी क्लासिकल डांसर थी। इन्होंने शकुंतलाबाई को बड़ी ही हेय दृष्टि से देखा और उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया मानो वो कोई अनैतिक काम कर रही हो। खैर, उस समय शकुंतलाबाई ने कोई जवाब नहीं दिया। स्टेज पर परफॉर्म करने का जब समय आया तो शकुंतला को 30 मिनट का वक्त दिया गया, लेकिन जब शकुंतलाबाई ने डांस करना शुरू किया तो वहां मौजूद पब्लिक उनके कला की एकदम कायल हो गई। दर्शकों का उत्साह थामे नहीं थम रहा था और वो लगातार शकुंतलाबाई के नृत्य की मांग कर रहे थे। वंस मोर वंस मोर। इस तरह जहां शकुंतलाबाई को 30 मिनट ही परफॉर्म करना था वो बढ़कर 1 घंटा हो गया। लेकिन शकुंतलाबाई इतना बढ़िया डांस की थी कि उन्हें 1 घंटे का और भी समय दिया गया, क्योंकि पब्लिक केवल उन्हीं के डांस की डिमांड ही कर रही थी। इस तरह शकुंतलाबाई को लगभग 2 घंटे तक परफॉर्म करना पड़ा। 30 मिनट से 2 घंटा। शकुंतला ने जिस नृत्य पर परफॉर्म किया था उसका नाम था लावड़ी नृत्य। आज लावड़ी नृत्य पर बात करने का मकसद यह है कि शकुंतला देवी का जो अपमान किया गया था वो सिर्फ उनके साथ नहीं था, बल्कि लावड़ी के कलाकारों को अक्सर ही इस तरह का अपमान सामना करना पड़ता है। ये समस्या क्यों है, जरा इसको समझते हैं। लावड़ी मराठी शब्द लावण्य से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सुंदरता। लावण्य मतलब सुंदरता। मूल रूप से यह महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। इसकी सबसे खास बात यह है कि महिलाएं इसे नौवारी साड़ी यानी 9 गज लंबी साड़ी पहनकर करती हैं। यह गीत और नृत्य का एक मिला जुला रूप है। यह विशेष रूप से पैरों में घुंघरू बांधकर ढोलकी की थाप पर प्रस्तुत किया जाता है। जानकारों के मुताबिक लावड़ी 1560 के दशक में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसकी लोकप्रियता पेशवा के शासन में बढ़ गई। शुरुआत में इसका आयोजन युद्ध के दौरान थक चुके सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए किया जाता था, एंटरटेन करने के लिए जाता था। परंपरागत तौर पर यह लोक नृत्य समाज, धर्म और राजनीति जैसे विषयों से संबंधित है। वास्तव में आज हम जिन विषयों पर खुलकर बात करने को बढ़ावा दे रहे हैं, ये लोक नृत्य पुराने समय में इन मुद्दों को समाज के सामने रखने का पक्षधर था, जिसके चलते इसके मुख्य विषय में पुरुष और महिला के बीच प्रेम, विवाहित पत्नी का मासिक धर्म, पति पत्नी के बीच यौन मिलन, उनका प्यार, सैनिक के कारनामे, उनकी बहादुरी के कारनामे, पत्नी का युद्ध में शामिल होने जा रहे पति को विदाई के अलगाव की पीड़ा और प्रसव जैसे मुद्दों को शामिल किया जाता रहा है। इसलिए मूलतः लावड़ी के विषयों को 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक तो होता था निर्गुणी लावड़ी यानी दार्शनिक लावड़ी, जिसमें सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को दिखाया जाता है। इसके बाद नंबर आता है श्रृंगारी लावड़ी या कामुक लावड़ी का, जिसमें गृहस्थ जीवन के विषयों को मुद्दा बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा लावड़ी 2 अलग अलग तरह की जगह पर प्रदर्शनों के चलते भी विकसित हुई है। इसे हम फदाची लावड़ी और बैथाकिची लावड़ी के नाम से जानते हैं। फदाची लावड़ी को सार्वजनिक रूप से बड़े पैमाने पर दर्शकों के सामने पेश किया जाता है, जबकि बैठकाची लावड़ी को एक बंद कक्ष में कुछ चुनिंदा दर्शकों के लिए निजी तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। यानी आसान भाषा में बताएं तो पहला वाला मेलों में या पब्लिक प्लेसेस पे आयोजित किया जाता था, आम पब्लिक उसका एंजॉय करती थी। दूसरा वाला जो जिक्र किया मैंने, वो जो बड़े लोग होते थे या जो धनाढ़ी लोग होते थे, बंद कमरे में अपना प्राइवेट आयोजन किया करते थे, पैसे लुटाते थे। खैर, जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे इस कला का स्वरूप और उसके प्रति लोगों की भावनाएं भी विकृत होती चली गईं। दरअसल इस कला के ज्यादातर कलाकार दलित समुदाय से आते हैं, जिसकी वजह से ये जातिगत शोषण का एक जरिया बनता चला गया। ये बात कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कही थी कि लावड़ी के जरिए दलितों का शोषण किया जा रहा है। दूसरी समस्या इस कला के साथ यह है कि श्रृंगारी लावड़ी के माध्यम से कलाकारों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो इस कला की मूल भावना को ही भूल गया और वो इसके जरिए धीरे धीरे अश्लीलता, कामुकता और फुहड़ता फैलाने लगा। बंद कमरों में या प्राइवेट आयोजनों में लावड़ी के माध्यम से वैश्यावृत्ति फैलाई जाने लगी। इसके कलाकारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय होती जा रही है।
जो इसमें कलाकार शामिल होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको शादी करने की अनुमति नहीं होती है। उनका जीवन इतना धीरे धीरे जटिल होता जाता है कि वे अपने बच्चों को इस पेशे में डालने से बचती हैं। तो दूर कहीं अपने बच्चे को किराए पे भेज देंगी, बाहर रहने के लिए भेज देंगी, लेकिन अपने साथ वह नहीं रखना चाहती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसी नरक में उनके बच्चे भी चले जाएंगे अगर यहाँ रहे तो। यही वजह है कि आए दिन इस नृत्य पर बैन लगाने की बात की जाती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि कला पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसमें सुधार और इनके कलाकारों की उन्नति के लिए कोशिश की जानी चाहिए। अभी आपके महाराष्ट्र के नेता अजित पवार ने भी कहा था कि इसके जरिए फूहड़ता फैल रही है, इसको बैन कर देना चाहिए। इसके पहले भी एक दो लोग और इसका डिमांड किए, तो 1948 में इसको एक बार बैन कर भी दिया गया था, उसमें जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में इस पर बैन हटा लिया गया। आपकी नज़र में इस कला को इसकी पुरानी ख्याति वापस दिलाने और इनके कलाकारों की बेहतरी के लिए किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।